प्रैक्टिकल मैं कब कराने वाली हूँ? ये मेरा सिलेबस नहीं है। जब सिलेबस खत्म होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए जब अलग से टाइम दूंगी तो आना होगा। कल जो आप लोगों ने डेमो दिया है, उससे मुझे बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है कि 11th क्लास की एक्स्ट्रा क्लास नहीं रखनी है। ठीक है। और प्रैक्टिकल की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, सिलेबस खत्म हो जाएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा मैं बता सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अभी सिलेबस एकदम सर पे है और आप लोग हाँ मस्ती में लगे। ये वाला एग्जाम्पल कह रहे थे वेरोनिका। चलो, FeC2O4 एन फैक्टर निकालो। FeC2O4 से बन रहा था क्या? Fe+3 और CO2 बना था। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, और मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स, ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेंस से लेकर एडवांस तक के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है, अभी तक मैंने एडवांस का इस बार का पेपर नहीं देखा था, कल मैंने पेपर 1 देखा। तो पेपर 1 में ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे ऑर्गेनिक और मोल कॉन्सेप्ट को मर्ज करके बनाए गए थे। तो ये बेसिक चैप्टर है, अगर आपको नहीं आएंगे तो क्या होगा, दिक्कत आती है, फंसते हैं क्वेश्चन। पेपर 2 भी होते हैं, 2 पेपर होता है ना। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर C2O4 पे चार्ज होता है -2 का, तो आयरन पे कितना चार्ज हो जाएगा, +2। C2O4 जो रेडिकल होता है उस पे -2 का चार्ज होता है। अगर इससे हम कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर यहां से आ जाती है आपकी 2x इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +1। तो कार्बन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और आयरन की कितनी है, +2। अब आयरन की +2 से +3 में चेंज होता है, और कार्बन का कितना चेंज होता है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो +4 आएगा। तो कार्बन का आ गया +1 से +4, और यहाँ पे कितना आ गया आपका, +2 से +3। अब देखना क्या है, हम जब चेंज लिखते हैं तो चेंज लिखने में हम लोगों को ये देखना होता है कि कितने एटम हैं। यहाँ पे अगर चेंज देखो तो +2 से +3 यानी कि कितने यूनिट का चेंज आ रहा है, 1 यूनिट का, और जितने एटम्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो आयरन का 1 ही एटम है। तो ये यहाँ पे जो n फैक्टर आएगा, NF1, इसको अगर हम बोलते हैं n फैक्टर, तो क्या आ गया, 1 आ गया। दूसरे वाले को अगर देखो तो कार्बन का कितना है, +1 से +4 में जा रहा है। अगर +1 से आपका जाता है प्लस, यहाँ पे 8 आएगा तो +3 आएगा ना। कैलकुलेशन देखो कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पे 8 होगा तो 8 उधर जाएगा, तो ये आएगा आपका 2x इज इक्वल टू +6 आएगा, तो x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +3। +3 से किस में जा रही है, +4। +3 से ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ जा रहा है, +4। लेकिन यहाँ पे चेंज कितने का दिखाई दे रहा है, 1 यूनिट का। लेकिन यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। जितने एटम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 एटम्स है तो 2 का चेंज हो गया, तो यहाँ n फैक्टर आ गया 2। जब ऐसा केस हमें दिखता है कि एक कंपाउंड में एक एलिमेंट में चेंज दूसरा आ रहा है और दूसरे एलिमेंट में चेंज की वैल्यू दूसरी है, एन फैक्टर दोनों के लिए अलग अलग हैं, तब हम कंबाइंड एन फैक्टर लेते हैं, NF1 प्लस NF2 कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 वाले के लिए 1 था और ये क्या आ गया। तो यहाँ पे जब इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय फाइनल जो NF निकाला था वो कर देंगे।
क्लियर हुई बात? अब देखो, 2-3 और केस है इसके, वो करा के फिर आपको बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करा। शीट किसकी? शीट दे दी सर ने? अच्छा देखो, ऐसा भी हो सकता है K2Cr2O7 है जैसे, ठीक है, और ये क्रोमियम के दो कंपाउंड बनाता है। मान लो एक कंपाउंड ए बनाता है, दूसरा कंपाउंड बी बनाता है, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3, सेम ऑक्सीडेशन नंबर। दो कंपाउंड है क्रोमियम के। यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आप क्रोमियम की, तो 2 पोटेशियम की 2 हो गया, और ये 2x, और ये कितना आ गया? तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +6। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, और +6 से किस में जा रहे हैं? +3 पे। तो कितने यूनिट का चेंज है? 3 यूनिट का चेंज है। और एटम कितने हैं? 2। क्रोमियम के एटम 2 हैं, तो एन फैक्टर क्या आ गया? 6। ठीक है, एन फैक्टर आ गया 6। दूसरे वाले में भी सेम टू सेम ही आएगा, क्योंकि उतने का ही चेंज है ना, 3 यूनिट का ही चेंज है, और आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा एन फैक्टर भी क्या आ गया? 6 आ गया। जब ऐसा केस होता है कि दोनों से एन फैक्टर सेम आ जाता है, तब किसी भी एक को ले लेते हैं। मतलब NF इज इक्वल टू NF1 प्लस NF2, और NF1 NF2 भी ना लिखें, हम लिख दें NF सीधे लिख दें, तो हो जाएगा N फाइनल क्या होता है? NF के इक्वल हो जाता है। दोनों सेम है तो कोई भी ले लो। मॉलिक्यूलर वेट बाई कितना आ जाएगा? 6। बात क्लियर है? दोनों एलिमेंट के लिए सेम आ गया, तो हमने क्या किया? किसी भी एक को, मतलब एक और केस है। इसमें ऐड इसलिए नहीं करा क्योंकि दोनों के लिए सेम आया। दोनों के लिए जब सेम आएगा तो ऐड नहीं करना, तब किसी भी एक को ले लेना। अब देखो, जैसे एक कंपाउंड 2 में जा रहा है, मान लो ये KMnO4 है, ये बनाता है Mn+2, और बना ले एक और स्पीसीज MnO2 बना ले, ठीक है। +2 बना रहा है और क्या बना रहा है? MnO2। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? पोटेशियम की +1, इसकी x ले लो, +7 आ जाएगी, है ना? तो यहाँ पे +7 है, ठीक। ये +7 और यहाँ पे कितना आ गया? +2। तो कितने का चेंज है? 5 यूनिट का चेंज है। और कितने एटम हैं? एक ही है, देख पा रहे हैं, एक ही एटम है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो NF1 क्या आ गया? 5। दूसरे वाले में देखो, +7 से यहाँ पे हो जाएगा +4, तो 3 यूनिट का चेंज है, ठीक है, और एटम भी एक ही है यहाँ पे Mn का, तो 3 आ गया NF2। तो दोनों के एन फैक्टर क्या आ गए? अलग अलग आ गए। जब अलग अलग आ जाएंगे तो क्या करते हैं ऐसे केस में? एन फैक्टर फाइनल जो निकालना होता है NF1 प्लस NF2 डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के कितने मोल्स लिए आप। NF1 क्या है 5, NF2 क्या था 3 डिवाइडेड बाई 1। ये कितना लिया हमने 1 लिया, तो डिवाइडेड बाई 1 तो 8 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा m/8। क्या हुआ आ सकती है क्या है इसमें? चलो चलो, नहीं वो आवाज आ रही है। कम बोला करो। कम नहीं बोलेंगे ये अपने क्लास के दादाजी हैं। जो केस बताए जा रहे हैं, हाँ और क्या, रिएक्शन पर्टिकुलर नहीं, पर्टिकुलर रिएक्शन का केस है। अभी पिछले केस में क्या था, पिछला वाला ये जो केस था, हाँ इसमें दोनों सेम थे तो सेम ले लिया। इसके बाद क्या किया आपने NF1 NF2 डिवाइडेड बाई, हाँ ये किया क्यों, ये पूरे प्रोसेस से 1 मोल के लिए निकाला गया है। जब 1 मोल के लिए निकालते हो आप तो दोनों में चेंज, इक्वल चेंज देखना पड़ता है। इक्वल चेंज के थ्रू ये फॉर्मूला निकाला गया। तो हम तो सीधे आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि ये कैसे डेराइव हुआ, उस पे नहीं जा रहे हैं, डेरिवेशन पे नहीं जा रहे। हाँ ये वाले में ये, अरे स्टाइकोमेट्री यहाँ पे भी बनी है। NF1 NF2 डिवाइडेड बाई 1, देखो 1 ही बोल तो है, वही चीज है। हाँ वही चीज है, यहाँ पे देखो ये वाले में, ठीक है। और देखो ये देखो अभी आएगा ना 1 का काम, अगले एग्जाम्पल में आने वाला है, इसलिए 1 से डिवाइड किया। KMnO4 में Mn+2 और MnO2 बन रहा है, देख रहे हो, बोर्ड पे देखिए सब लोग। यानी कि हम किस में चेंज देख रहे हैं, Mn में चेंज देख रहे हैं, ठीक। ये वाले केस में हमने क्या देखा, एक ही कंपाउंड है, लेकिन एक बार हमने चेंज आयरन के लिए देखा और एक बार किसके लिए देखा, कार्बन के लिए देखा चेंज। इसके बाद वाला ये जो केस था, इसमें भी सेम टू सेम है, जैसा Mn वाला हमने देखा वैसा ही ये केस है। क्रोमियम के लिए ही देख रहे हैं वहां पे भी, और दूसरा भी कंपाउंड क्या है, क्रोमियम ही है, लेकिन दोनों में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, मतलब चेंज सेम आ रहा है, तो किसी भी एक को लेकर के हम निकाल सकते हैं। अब तीसरा वाला देखो क्या है, मैम थर्ड वाला देखो, इसमें इक्वेशन चेंज है, देखो इसको देखो, 3MnO4 माइनस है और इससे चेंज हो रहा है 2Mn+2 और Mn+6, ठीक है, करे। यहाँ पे +7 है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे क्या हो गई +2 हो गई। चेंज कितने का दिखाई दे रहा है आपको, 5 यूनिट का दिख रहा है चेंज, ठीक।
Mn का एक एटम 3 एटम है तो मल्टीप्लाई किससे कर देना चाहिए? 3 से कर देना चाहिए आइडियली। 3Mn है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए अभी तक जिस रूल से हम चल रहे थे। तो कितने का चेंज आ जाएगा? 15 यूनिट का चेंज आ जाएगा। ठीक ठीक। लेकिन अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये +7 से क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। +7 से क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। +7 से +6 हो रहा है, मतलब कितने यूनिट का चेंज है? 1 यूनिट। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे n फैक्टर क्या आ जाएगा? 15। और यहाँ पे n फैक्टर क्या आ जाएगा? 3। ठीक, सुनो सुनो ध्यान से, कहाँ पे 6 आ रहा है? अच्छा, तुमने फाइनल फार्मूला ही लगा दिया। मैं देखो क्या बताना चाह रही हूँ तुम्हें, जो बताना चाह रही हूँ वो देखो, तुम तो सीधे फॉर्मूला ही लगा दिया। देखो, हाँ यही तो बताया। देखो, यहाँ पे MnO4 के 3 मोल्स हैं, जिसमें से 2 मोल्स Mn+2 में कन्वर्ट हो रहे हैं और 1 मोल किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn+6 में। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन 3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। इस 3 से ये 2 बन रहा है और इस 3 से ये कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। इसका मतलब जो हम चेंज वाला फैक्टर देखते थे वो यहाँ पे हम कैसे देखेंगे? इस केस में जो चेंज वाला फैक्टर देखते थे, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते थे, वो नंबर यहाँ पे क्या होगा? +7 से क्या हो गया? +2। और +7 से क्या हो गया? +6। ठीक है, तो यहाँ पे 3MnO4 से 2Mn+2, यानी कि 2Mn में चेंज हो रहा है ये। तो यहाँ पे हमें जो फैक्टर मल्टीप्लाई करना है 5 यूनिट का, चेंज सा फैक्टर जो मल्टीप्लाई करना था वो कितना करना था? 2 का। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 10। और यहाँ पे जो चेंज था 7 से 6 में कितना चेंज था? 1 यूनिट का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने करना है? 1 का। तो यहाँ पे जो n फैक्टर की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, NF1 और NF2 क्या क्या आ गया इसमें? NF1 आ गया 10 और NF2 क्या आ गया? 1 आ गया। हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, वो मोल के अकॉर्डिंग। जब हम सीधा सीधा अभी केस देख रहे थे तो उसमें हम क्या करते थे? जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि Mn के 3 में से 2 इसमें कन्वर्ट हो रहा है और 1 इसमें कन्वर्ट हो रहा है। 2 ऐसा है जो +2 में जा रहा है और 1 एटम ऐसा है जो किस में जा रहा है? +6 में जा रहा है। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते वक्त इसके केस के लिए 2 का मल्टीप्लाई और इसके केस के लिए क्या किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और अब जब टोटल निकालना है, टोटल NF निकालना है, तो टोटल NF कैसे निकलेगा? NF1 प्लस NF2 डिवाइडेड बाई, अब कर दो टोटल मोल्स। आप टोटल मोल्स कर सकते हो नीचे, तो क्या आ जाएगा? 1 + 10 और यहाँ पे क्या आ गया? 3, तो 11/3। तो इक्विवेलेंट वेट अगर निकालोगे तो क्या होगा? 3m/11। 3m/11/3 से डिवाइड कर दिया ना। अब शायद इसके खत्म हो गए। क्या क्या? जब
हाँ, जिसमें सेम में आ रहा है तब। हाँ, कितने मोल्स में जा रहा है वो देखना पड़ेगा। ये देखो, K2Cr2O7 प्लस रिएक्शन है 14HCl, और ये बनाता है आपका KCl बना देता है, CrCl3 बना देता है, और Cl2 बनाता है 7H2 बनाता है। ठीक है। अगर इसमें हमको निकालना है क्रोमियम का, सॉरी इसका इक्विवेलेंट वेट, किसका निकालना है? इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका कैलकुलेट करना है। ठीक। तो सीधा सीधा प्रोसेस हम क्या लगा देंगे, सीधा सीधा ये लगाएंगे कि भाई क्रोमियम यहाँ पे +6 में होता है, क्रोमियम का एक ही कंपाउंड यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे +3 में, Cl का -1 होता है तो +3 में आ गया। तो यहाँ पे 2 एटम्स के लिए चेंज देखना पड़ेगा, यहाँ पे कितने का चेंज है? 3 यूनिट का चेंज है। 2 एटम्स के लिए देखोगे तो कितने का चेंज आ जाएगा? 6 यूनिट का चेंज आ जाएगा। तो K2Cr2O7 का अगर इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट ले लो, K2Cr2O7 का डिवाइडेड बाई एन फैक्टर कितना बन गया? 6। ठीक है, क्लियर है बात? अब एक क्वेश्चन कर लो। क्यों? तुमसे एनसीईआरटी और शीट हो नहीं रही, 4-6 और खरीद लो तुम। मम्मी को स्कूल में बता दिया क्या किसी ने कि ये लेनी है ये सब किताबें? तुम ये बीच बीच में आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल बीच बीच में नहीं बोलेंगे, फालतू बातें क्लास के बाद, क्लास के बाद। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे कुछ। एन फैक्टर क्या? एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा है या कोई रिड्यूसिंग एजेंट दे रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिसका रिडक्शन होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन कोई स्पीसीज दे रही है या ले रही है, वही क्या कहलाता है? उसका एन फैक्टर। ठीक है। और एन फैक्टर किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? 1 मोल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। इसीलिए जितने मोल्स है उनसे क्या कर दे रहे हैं हम लोग? डिवाइड कर दे रहे हैं। अभी क्लियर है? इक्विवेलेंट वेट देखो, इक्विवेलेंट वेट बेसिकली तो ये होता है, अगर एटम के लिए बात की जाए किसी एलिमेंट के लिए, तो उस एलिमेंट का कितने ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो अमाउंट कहलाता है उसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। और हाइड्रोजन के केस में अगर देखें तो हाइड्रोजन से के 1 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा, और अगर क्लोरीन के केस में देखें तो क्लोरीन के 35.5 ग्राम से कितना किसी एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है, वो मास बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट। ये तो एलिमेंट का है, लेकिन अलग अलग कंपाउंड्स का हमको निकालना पड़ता है, इसलिए हम लोग अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से निकालते हैं। एसिड के लिए आपको बताया, बेस के लिए बताया, सॉल्ट के लिए बताया। ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट बेसिकली जो इसका मीनिंग ये है कि किसी के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है कोई कंपाउंड, तो वो कितने अमाउंट में, कितने प्रोपोर्शन में वो रिएक्शन होगा, उस चीज को बताता है। उसका रिलेशन इस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी रहता है।
क्योंकि स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी तो यही बताता है बैलेंस इक्वेशन में कि कितने मोल कौन रिएक्ट करेगा, कितने मोल कौन रिएक्ट करेगा और कितने मोल प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है बात? तुमको बोलने के लिए मना किया ना। हम्म? देखो, अगर यहाँ पे आपसे पूछ लेते कि HCl का इक्विवेलेंट वेट बताओ इस इक्वेशन, ध्यान से देखो, किसका पूछ लिया? HCl का। तो HCl को अगर देखो तो यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ठीक। इस कंपाउंड में भी Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। इसमें देखें ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो -1 है क्लोरीन का। हाइड्रोजन को अगर देखो तो यहाँ पे +1 है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का आता है H2O में भी +1। तो देखने को हमें क्या मिल रहा है कि HCl में हाइड्रोजन में तो कोई चेंज है नहीं, इधर भी जो हाइड्रोजन है उसमें +1 है और उधर भी जो हाइड्रोजन है उसमें भी +1। क्लोरीन को जब हम देखते हैं तो क्लोरीन को हम देख रहे हैं कि दो कंपाउंड ऐसे बन रहे हैं जिसमें क्लोरीन में चेंज नहीं आ रहा है, इसमें भी -1 और इसमें भी -1। तो जिसमें चेंज आ रहा है उसको हमको देखना पड़ेगा, जिसमें चेंज आ रहा है उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे कितना हो गया है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर? 0। कितना हो गया? 0। ठीक है। तो जब ऐसा केस हमें दिखाई देता है तो हमारे लिए जो आपको जो आंसर निकालना है वो किस तरीके से निकालना है कि आप यहाँ पे 14Cl- है, ठीक है। 14Cl- में से 2Cl- इसमें चले गए KCl में, 3Cl- किस में चले गए? इसमें चले गए। अब कितने Cl- बचने चाहिए? ये 14HCl है तो 3 + 2 कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। और क्रोमियम के यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं? Cr2 दिखाई दे रहा है, तो अगर रिएक्शन बैलेंस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2CrCl3। तो ये वाले जो हैं ये कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, हो जाएंगे 6। तो अब ये नंबर क्या आ गया? 8 का नंबर आ गया। यानी कि 8 ऐसे हैं इसमें से जिसमें कि कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। किस में चेंज आ रहा है? केवल 6 में चेंज आ रहा है। 6 एटम्स में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है। और 6 एटम है तो यहाँ पे अगर बैलेंस करो तो ऐसे 3Cl2 भी लिख सकते हो। केवल 6 एटम में चेंज है ना। तो HCl का अगर यहाँ पे निकालना है तो HCl का यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट वेट। HCl के लिए n फैक्टर आ जाएगा 6/14। इस नंबर से तो डिवाइड करना ही है टोटल से, 6/14। 6 में चेंज आ रहा है, 6/14। ये n फैक्टर आ गया। तो अब इक्विवेलेंट वेट निकालना तो इजी है ही। मॉलिक्यूलर वेट बाई 6/14, तो कितना आ गया? 14m/6। ठीक है। तो K2Cr2 7 के लिए अलग था और इसके लिए इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू क्या हो गई? अलग। ठीक है, क्लियर होती है बात? तो जितने आपको केसेस कराए गए हैं उन केसेस को आपको क्या करना है? एक एक बार कॉपी में लिख लिख करके थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाना है कि कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ये सारे केसेस जितने भी 4 5 6 कराए हैं ये सारे केसेस एक दूसरे से क्या है? अलग हैं, इसीलिए एक केस में नहीं कराया। कोई और रह गया?
एक और है, Br2 से बन रहा है Br माइनस और BrO3 माइनस। ठीक है, ऐसा केस जब आप देखते हो तो एन फैक्टर अलग अलग आएगा। यहाँ पे 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्या हो गई -1, तो कितने का चेंज है, 1 यूनिट का चेंज है। ठीक है, 1 यूनिट का चेंज है और 2 भी आ रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो एन फैक्टर क्या आ गया इसके लिए 2। यहाँ पे अगर देखो तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ पे निकालोगे तो +5 आएगा, तो 0 से +5 कितना हो गया, 5 यूनिट का चेंज हो गया। ठीक है, और 2 Br हैं तो कितने का आ गया, 10 का चेंज। ठीक है, ऐसा कोई आपको केस दिखता है जिसमें एक ही एटम दो स्पीसीज में जा रहा है, एक ही एटम दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, सेम एलिमेंट अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते थे डिसप्रपोर्शनेशन। पढ़ाया है मैंने आपको, डिसप्रपोर्शनेशन। तो ऐसे रिएक्शंस को पहचानिए, डिसप्रपोर्शनेशन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है इस चैप्टर में, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला रिएक्शन क्या है, ये जो टाइप है रिएक्शन का ये इंपॉर्टेंट है। आपको 4 रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे कौन सा रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो आपको पहचानने आना चाहिए कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा जब प्रोडक्ट वो बना रहा होगा तो 2 तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर वही एलिमेंट शो करेगा। ब्रोमीन यहाँ पे 0 था, यहाँ पे किस में चला गया -1 में, और दूसरे प्रोडक्ट में किस में चला गया +5 में, तो रिएक्शन क्या हो गया डिसप्रपोर्शनेशन। ऐसे केस में जब NF1 और NF2 आता है तो यहाँ पे NF1 और NF2 के लिए हम N फाइनल जब निकालते हैं तो NF1 मल्टीप्लाइड बाई NF2 डिवाइडेड बाई NF1 प्लस NF2 करते हैं, तो कितना आ जाएगा अगर हम देखें NF1 कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 2, तो यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ पे क्या आ गया 12, तो कितना हो गया इक्विवेलेंट वेट 5/3। तो इक्विवेलेंट वेट क्या निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट बाई 5/3, तो 3m बाई। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या ध्यान रखना है, सीधे सीधे कि NF1 NF2 निकालो और NF1 NF2 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई NF1 प्लस NF, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे डिवाइड करो, नीचे प्लस करो। डिसप्रोपोर्शनेशन में ये वाला ध्यान रखना, और डिसप्रोपोर्शनेशन बहुत पूछा जाता है। पैराडॉक्स पूछेंगे तो जेई में डिसप्रोपोर्शनेशन की रिएक्शंस पूछते हैं, तो जितनी डिसप्रोपोर्शनेशन की रिएक्शंस हैं उनको क्या करेंगे आप याद रखेंगे, वो आपको याद रखना। ठीक है, जैसे P4 NaOH से रिएक्ट करता है, PH3 बनाता है, इसको बोलते हैं फॉस्फीन गैस, NaH2PO2 बनाता है। ठीक है, ये डिसप्रपोर्शनेशन है। अभी जो रिएक्शन हमने किया Br2 किस में कन्वर्ट हुआ, Br माइनस में और BrO3 माइनस में। एक और रिएक्शन है NaOH की रिएक्शन करवा दो Cl2 से, ये होता है कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो यहाँ पे बनता है NaClO NaCl और H2O, ये भी डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है। आप चेक भी कर सकते हैं, NaOH और Cl2 ले लो, यहाँ पे ले लो कंसंट्रेटेड एंड हॉट। NaOH कैसा लेना है, कंसंट्रेटेड एंड हॉट,
तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। NaCl बनता है, NaClO3 बनता है, वाटर बनता है। याद करना पड़ेगा। डिस्प्रपोर्शनेशन तो आप चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे चेक करेंगे? एक ही एलिमेंट तो ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा। यहाँ पे अगर फास्फोरस को देखो तो 0 में है, नेचुरल स्टेट में P4 ऐसे ही होता है। यहाँ पे अगर फास्फोरस को देखो तो -3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हाइड्रोजन की +1 होती है। यहाँ पे अगर निकालोगे तुम इसकी फास्फोरस की तो सोडियम की +1, हाइड्रोजन की +2 हो जाएगी, X कितनी आ जाएगी? +1। तो यहाँ पे फास्फोरस की कितनी हो गई? +1। देख रहे हो, 0 से यहाँ पे कम हो रहा है और 0 से यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो हम लोग क्या बोल देते हैं इसको? डिस्प्रपोर्शन। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना लास्ट टर्न पे बताया था आपको, बताया था ना? कैसे पहचानेंगे आशय? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पहचानना है जो ऑक्सीजन गेन करे, नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर से पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन कौन रिड्यूसिंग है? ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हुआ है तो वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्या कंडीशन बताई थी मैक्सिमम मिनिमम करके? लास्ट टाइम में बताया था मैक्सिमम मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर से। हाँ, उससे क्या बताई थी? तो उस, हाँ, तो कैसे वेरीफाई करते थे? मूवी बताइए। लास्ट टाइम पे बताया था कि कोई कंपाउंड दिया है आपको, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा या दोनों की तरह काम करेगा? अगर मैक्सिमम है तो क्या कर सकता है? केवल डिक्रीज कर सकता है। और डिक्रीज कब होता है? जब रिडक्शन होता है। तो यानी कि जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ऑप्शन उसके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही है। और अगर मिनिमम पे है तो बढ़ा सकता है, तो यानी उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसका मतलब वो केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम कर सकता है। और अगर इन बिटवीन है तो कैसे काम कर सकता है? वो दोनों की तरह काम कर सकता है। ठीक है। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके ग्रुप नंबर भी याद रखो तुम, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, बोरॉन हो गया आपका, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन हो गया। ठीक है। और आप क्रोमियम का याद रखो, ऑस्मियम का याद रखो, इनके काम आते हैं अपने को। क्रोमियम का +6 होगा हमेशा मैक्सिमम। ठीक है। और मिनिमम होता है 0। +6 मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है? 0। यही याद रखेंगे डेटा। और ये तो क्रोमियम की बात है। ऑस्मियम का होता है +8 मैक्सिमम और 0 होता है मिनिमम, ऑस्मियम का। Mn का अगर हम देखें तो Mn का +7 होता है मैक्सिमम और 0 होता है
मिनिमम, Mn माइनस में नहीं जाता है। ठीक है, और भी कुछ एलिमेंट है। ये डेटा याद होंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कि आपको अगर याद है तो आप फटाफट से क्या करोगे, कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप तुरंत तुरंत से पता कर सकते हैं कि कौन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कौन, जैसे ऑस्मियम का कोई कंपाउंड है, अब उसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर दी हुई है +6, तो उसके पास क्या ऑप्शन है भाई, +6 से वो +8 तक भी जा सकता है और +6 से 0 तक भी जा सकता है। उसकी रेंज क्या है, +8 से 0 तक। तो यानी कि वो दोनों की तरह काम कर सकता है भाई, बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, शायद कॉपी। क्या दिक्कत है, कुछ भी। कार्बन की मैक्सिमम होती है +4 और मिनिमम होती है -4। ऑक्सीजन की मैक्सिमम होती है +6, मिनिमम होती है -2। नाइट्रोजन की मैक्सिमम होती है +5, मिनिमम होती है -3। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे। अच्छा, ऑक्सीजन की देखो ग्रुप के हिसाब से लिख दिया हमने। ऑक्सीजन +2 से ज्यादा जाता ही नहीं। +2 मेटल तो है नहीं जो बढ़ाएगा बहुत ज्यादा। सल्फर की होती है, सल्फर की +6 और -2। क्लोरीन की +7 मैक्सिमम और -1 मिनिमम। फ्लोरीन की हमेशा -1, ऑलवेज। और अगर F2 देखोगे तो उसमें 0। F2 में तो 0 ही आएगा ना। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम। ठीक है, इतने की याद रखो। आप बताएंगे, एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, क्वेश्चन पूछ लूं। फास्फोरस का लिखा है मैंने, नहीं लिखा ना, फास्फोरस का +5 एंड -3। ठीक है, तुम लोग को आवाज प्रॉपर आ रही है? क्वेश्चन बता दो, सबके लिए क्वेश्चन है। H2SO3, H2SO3 कैन एक्ट एज, कैसे काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, बोथ। बोथ OA एंड RA। सब लोग अपना अपना आंसर बताएंगे, मतलब जिसको जो लगता है। सल्फर की निकाल लो, सल्फर की निकालनी है इसमें। हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2। कितना आ रहा है, तो सल्फर की कितनी हो सकती है मैक्सिमम और मिनिमम? -2। 0 नहीं, -2। ठीक है, तो कैसे देखा हमने, H2SO3 दिया हुआ है, तो सल्फर की निकाल लेते हैं। सल्फर का आ गया कितना, +4।
तो सल्फर की मैक्सिमम मिनिमम हमको पता है, मैक्सिमम कितनी हो सकती थी +6 और मिनिमम कितनी हो सकती है -2। तो इसके पास दोनों ऑप्शन है, तो कैसे काम करेगा, बोथ। क्लियर है बात सबको? कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो। NH3, NH3 के बारे में भी यही क्वेश्चन बताना है, OA RA या बोथ। OA RA या बोथ, निकालो जल्दी से। NH3 नाइट्रोजन का निकालो, RA। सब लोग निकाल पा रहे हैं? नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं, आंसर करें। ऑनलाइन मेरी आवाज जा रही है आप तक? बताइए। इसको कुछ लगाने का सिस्टम नहीं है। इससे क्या आ रहा है, ओए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है, देखा जाए। चलो भैया चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, -3। और इसका मिनिमम क्या है, -3। तो -3 से इसके पास ऑप्शन क्या है, अब इंक्रीज करने का ही तो ऑप्शन है इसके पास, डिक्रीज तो अब कर ही नहीं सकता, मिनिमम पे है। तो इंक्रीज करने का ऑप्शन है, तो ऑक्सीडेशन हो सकता है इसका। और ऑक्सीडेशन अगर हो सकता है तो कैसे काम करेगा, आरे की तरह। -3 में है ना, तो -3 से कम तो हो नहीं सकता, मिनिमम पे ही है ये। तो अगर मिनिमम पे है तो इसके पास क्या ऑप्शन है, केवल बढ़ाने का ऑप्शन है। और ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करती है तो उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। तो ऑक्सीडेशन का ही ऑप्शन है, तो कैसे काम करेगा, केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसका किसका आंसर सही था, किसका गलत था? सबने यहाँ ओए ओए करा था, इन्होंने पहले आरे बताया था, हर्ष ने, फिर ये भी। ऑनलाइन भूवी, वेरोनिका, पलक, मानवेंद्र, सही था आपका, आप लोगों का सही था। अच्छा। क्या, +5 +5। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 15 होता है मॉडर्न में, ओल्ड वाले में ओल्ड वाले में 5th। 7th ग्रुप नहीं है नाइट्रोजन का। 7th ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन का है। फिर कल बाहर आई आंटी, 7th ग्रुप ये है ना। 7th ग्रुप जो है आपका पीरियोडिक टेबल का, या जिसको मॉडर्न में 17 ग्रुप बोलते हैं, ये है आपका। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, आंटी मतलब एटेस्टाइन, एस्टेटाइन भी बोलते हैं, एटेस्टाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मैक्सिमम +7, मिनिमम है -1। ओके है। किसी को बोलना नहीं है।
ऐसी गलतियां आप वो नहीं रहे आपकी फर्स्ट या सेकंड क्लास में हो, जो सड़क पे खड़े होके ऐसा कुछ बोल दिए तो लोग माफ कर देंगे, और कोई आंटी को बोल दिया तो आंटी तो बिल्कुल फिर क्या करेंगी वही समझो। हम्म। और बाकी लोगों की दिक्कत नहीं है, तुम्हारे ही ऐसे ख्याल हैं, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। हाँ, ये कोरोना में थे, ये पढ़ नहीं रहे थे। कोरोना कोरोना से डरे हुए थे, घर में बैठ के वीडियो देख रहे। इक्विवेलेंट वेट निकालना है इसका, पहले अपने मन से करो फिर मैं बताऊं। इसको बोलते हैं थायोसल्फेट आयन। क्या नाम है इसका? थायोसल्फेट आयन, इसी का निकालना है। और इसको बोलते हैं टेट्रा थायोनेट आयन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार नाम बता रहे हैं। हाँ, ये मेन से लेके एडवांस से लेके नीट से लेके सब में पूछी जाती है, 12th में भी पूछ लेते हैं। नीट का बैच नहीं। पागलपन नहीं करना। सवाल निकालो। थायोसल्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना। क्या? इक्विवेलेंट वेट चेंज निकालो ना तुम सल्फर का। सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालो यहाँ से यहाँ। इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्या तरीका बताया? आई से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि आई का तो पूछा ही नहीं है। कहाँ एक ही बन रहा है? यहाँ पे ये देखो, ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, इस नंबर को देखो, इस नंबर पे m/2 आ रहा है, m/2 आ रहा है। अच्छा, निकालू मैं? देखिए अब सब लोग, यहाँ पे पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, H2O3 - 2, तो 2x प्लस 3 कितना आ गया? 2x इज इक्वल टू x प्लस 2 आएगा ना? थ्री बाई टू कैसे आ जाता है? अच्छा, -3 है चार्ज। चलो भाई ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -3, और ये कितना है? 6 है, तो +3, तो ये कितना आ गया? 3/2, तो कितना हो गया? 1.5, है ना? चार्ज गलत लिख दिया, वही मैंने कहा 1.5 नहीं आना चाहिए, चार्ज -2 ही है। यही होती है क्या? क्या होती है यही? क्या होती है? -2। इतना आराम से बैठे रहते हैं क्लास में,
पेन ना चले, दिमाग ना चले। जेई क्लियर करना है, क्यों करना है पता नहीं, पेन नहीं चलना चाहिए। +2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4x (2.5) आ गया है ना। तो यहाँ पे आ गया कितना? 2.5। चेंज कितने का दिख रहा है? 0.5 का चेंज दिख रहा है। कितने एटम है? 2। तो कितना आ जाएगा टोटल एन फैक्टर इसके लिए? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 1। बात क्लियर है? उधर वाले का पूछ लेते, प्रोडक्ट का तो क्या हो जाता? S4O6 - 2 का पूछ लेते तो क्या चेंज आ जाता? ये वाला तो क्लियर है ना? हाँ, अब उसमें दिमाग लगाओ। अगर इधर से इसका पूछ लेते तो उल्टा सोचना पड़ता। चेंज तो सेम ही है, चेंज तो सेम ही है ना? लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ता है? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। ये बात सबको क्लियर हो रही है? यस और नो? अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना होता किसका? S4O6 - 2 का, तो क्या करना पड़ता हमें? एन फैक्टर चेंज हो जाता है इसके लिए। कैसे? फिर 0.5 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? 4 से। तो एन फैक्टर क्या आ जाता? 2। तब मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 आ जाता इसके लिए। इसके लिए क्या था? पहली वाली जो रिएक्टेंट था m/1। ठीक है? क्या 0.5 वैल्यू? नहीं, चेंज लेना है बस, प्लस माइनस से मतलब ही नहीं है। समझ गए? चेंज लेना है। चेंज तो तुम्हारा -0.5 का ही आता ना। कितने यूनिट का चेंज है बस वही देखना। ठीक है जी। दो सवाल और कर लीजिए। करवा दूं? हाँ, बैलेंसिंग। आज बैलेंसिंग ही बता दें, सवाल नहीं करने? ऐसे ही पास हो जाओ बिना पढ़े, कुछ मत कराओ। शांति से क्वेश्चन करो। 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड। हाथ पैर पेन दिमाग चलाने के लिए बैठा करिए केमिस्ट्री की क्लास में। पैर नहीं, मतलब हाथ। ट्रांसफर्ड टू 1 मोल of HNO3 when it acts as oxidizing agent. The possible reduction product is ऑप्शन है: हाफ मोल ऑफ
N2 half mole of N2O, 1 mole of NO2 and 1 mole of NH3। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए पहले, फिर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, HNO3 काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जिनका खुद का होता है रिडक्शन, मतलब वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। रिडक्शन होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो दे रहे हैं क्वेश्चन में कि 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू 1 मोल ऑफ HNO3। 1 मोल HNO3 को 4 मोल इलेक्ट्रॉन दे दिए गए। ठीक है, ये चीज बताई जा रही है क्वेश्चन में कि HNO3 का आपने 1 मोल लिया तो वो 4 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लैंग्वेज से आपको ये पता लगा। तो अब बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वो ऑप्शन दिए हैं। प्रोडक्ट आपको बताने हैं कि कौन सा बनेगा। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जहां पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिया हो और एक दिया हो और दूसरा पूछा जाए और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बता दिया जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, तो कैसे करते हैं। देखो कुछ खास बात है ही नहीं इसमें। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, +5 आएगा। ठीक है, +5 में जब 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? माइनस चार्ज वाले होते हैं। तो +5 में 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब होता है कि 5 में -4 कर दो, तो कितना चार्ज आ गया? +1। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका चार्ज कितना होना चाहिए उसमें नाइट्रोजन का? +1। तो अब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें नाइट्रोजन का चार्ज देख लो, जिससे मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो देख लें, सबसे पहला है N2। तो N2 में ऑक्सीडेशन नंबर N की क्या होगी? 0। N2 है, N2O है, NH3 है, NO2 है, अलग लिख के बता देते हैं। N2 है, N2O है, NH3 है और क्या है? NO2। जिसमें +1 होगी वही प्रोडक्ट बनेगा। N2 में देखो कितनी होगी? 0। N2O में देखो 2x -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? +1। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या होगी? -3, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? +4। तो इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे क्या करेंगे? सीधे सीधे ऑक्सीडेशन नंबर में उसको प्लस कर दो। अब जैसे यहाँ पे अगर बोलता, देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस किए गए हैं ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस होने का मतलब होता है -4 करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या मानते हैं? -1 यूनिट मानते हैं, तो -4 करना है। अगर यही क्वेश्चन आपको बोल देता कि कोई चीज इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, लॉस कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? फिर -4 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं रिएक्शन में। जब -4 लिखते तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, एक और माइनस अगर आप आगे लगा देते तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो यहाँ पे प्लस बन जाता। तब ऑक्सीडेशन नंबर अगर यही केस होता तो +9 बन जाती। ठीक है, लेकिन +9 कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, +8 से ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा नहीं आती है। तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात की जाएगी, या तो रिएक्टेंट देगा या प्रोडक्ट देगा, एक देगा दूसरा पूछेगा। वैलेंसी के बाद कुछ है नहीं चैप्टर में। कहीं जाना है? जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन करा रहे हैं। 8Al +3 Fe3O4
पूछ रहे हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम आर ए टू ओ ए। क्या है क्वेश्चन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम आर ए टू ओ ए। रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? तो पहले तो पहचानो कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन दोनों में से पहले पहचानना है ना। एफ ही नहीं, पूरा कंपाउंड। और क्या, पूरा कंपाउंड काम करेगा ना वैसे। रिड्यूसिंग एजेंट एल्युमिनियम है। तो इलेक्ट्रॉन देखो कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे देखते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज होगा टोटल, टोटल। ठीक है, देखो बताऊं कि कोई निकाल तो नहीं रहा है? कोई निकाल रहा हो तो निकाल लो, आपके हिसाब से 12। हर्ष ने आंसर दिया है 12 इलेक्ट्रॉन। देखो एल्युमिनियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है 0। ये क्या हुआ? ATL प्लस 3Fe3O4 से क्या बन रहा था? Al2O3 कितने बन रहे थे? 4 प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, मेटल वाली स्टेट में है, फ्री स्टेट में। यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो Al2O3 मान के। ये तो आगे वाला नंबर है ना, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। 2x कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा, +3। ठीक, तो 0 से कहाँ पे जा रहा है? +3 में जा रहा है। 0 से +3 का मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसे काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक, Fe3O4 कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो क्वेश्चन यही है कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कितने ऑक्सीडेशन नंबर में उसके चेंज आ रहा है, वही हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, 0 था ना। अगर 8Al के लिए निकालोगे तो भी तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही आएगा। 8Al के लिए, यहाँ पे 8Al के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ये 1Al के लिए है। 1Al के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस का 3। तो 8Al 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8Al हो गया ना। तो 8Al के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो जितना चेंज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो 0 से कहाँ पे जा रहे हैं? 24 पे। Al से किस पे गए थे? 4Al2O3 में। यहाँ पे 0 था, 0 से कहाँ पे चले गए? चार्ज कितना बन गया? +24 टोटल चार्ज। तो टोटल जितना चार्ज में चेंज होगा वही टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो टोटल
चार्ज चेंज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। वो तो आपका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, हाँ एन फैक्टर निकालने के लिए। जब टोटल इलेक्ट्रॉन की बात आएगी ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखना है? रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। दूसरी चीज टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो इसका मतलब टोटल कितना चेंज आ रहा है वो देखना है। इस रिएक्शन को हमने पहले ही देख लिया था कि ये बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको चार्ज बताना है, कितना टोटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। और दूसरा क्या रखना है, टोटल चार्ज चेंज कितना हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। यानी टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वही होता है चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, सबको क्लियर है बात? कौन? आज बायो की क्लास है क्या बच्चों की? चलो, बैलेंसिंग तो सीख नहीं पाओगे, तो एक क्वेश्चन करो। अब इस क्वेश्चन में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं बोलूंगी ही नहीं क्वेश्चन लिखने के बाद, आपको बताना है। चलो जल्दी से, कहाँ गया? अच्छा सा क्वेश्चन था, कितने गया? बहुत अच्छी जगह पे भी बताती हूँ, सवाल कर लो फिर। अ कंपाउंड हैव एटम्स ए बी एंड सी। कौन से एलिमेंट है इसमें? तीन एलिमेंट है, ए बी सी। ए का ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर सबका दिया हुआ है +2, बी का है +5, सी का है -2। आपको बताना है पॉसिबल फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला हो सकता है। ऑप्शन दे रही हूँ, ABC2, B2, AC3 होल्टर्स, A3, BC4 होल्टर्स, A3, BC होल्टर्स। चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि क्या फॉर्मूला हो सकता है। ए, अच्छा, पेन चला लिया आपने? पेन चलाए बिना नहीं आएगा। क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। हाँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है ना, जब सवाल दिया है तो पहले सवाल करो ना। क्वेश्चन करो, और मुझे चांटा लगाने में देर नहीं लगती बिल्कुल। जल्दी करो क्वेश्चन। अच्छा हुआ लग गई, मम्मी ने तो पिटाई कभी की नहीं होगी, नहीं की है ना? मम्मी को देख के लगता है कि वो वीडियो चल रहा है। आंसर बता दो जल्दी से, भूवी, वेरोनिका, पलक।
सी बन रहा है, कैसे किया है? 4 जीरो करके, कंपाउंड है तो 4 जीरो होना चाहिए हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो आप लोग सी बोल रहे हैं तो मैं सी को ही चेक कर लेती हूँ। A3 BC होल 4 होल ट्वाइस। A3 का मतलब कितना हो गया? +2 मल्टीप्लाइड बाई 3। B का मतलब क्या है? +5। और इसका मतलब क्या हो गया? -2। और मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। तो ये हो गया +6 और ये कितना हो गया? 5 और -8 माइनस का 3, माइनस के 3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6। तो 6 0। तो आंसर क्या बनता है? सी। आपकी क्लास होती है ऑफ। 11 क्लास, बाय बाय।